नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ और सशक्त राज्य बनाने का रोड मैप नजर आया है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं विश्वास है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 1 मार्च तक चलने वाला है। इसको लेकर आपको बताते चलें कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत भी की गई है और आपको बताते चले कि 1 मार्च तक बजट सत्र यूं ही चलता रहेगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून विधानसभा की हैं, जहां पर विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लगातार अब चर्चा जो है वो तेज रहेगी। जय हिंद। मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधानसभा वर्ष 2024 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं विश्वास है, संकल्प है। विकसित राज्य की ओर अग्रसर उत्तराखंड के निर्माण में सभी विधानसभा सदस्यों एवं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से राज्य आंदोलनकारी तथा आम जन जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में अहम योगदान दिया है, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो बढ़ते आगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चाणक्य कॉलेज कैंपस गुजराड़ा मानसिंह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 110वें एपिसोड को सुना है। और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम धामी ने कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ओजस्वी विचारों से देशवासियों के हृदय को छूने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में अलग अलग प्रकार और अनेक विषयों को रखा गया और साथ ही 18 साल के आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने मेरा पहला वोट देश के लिए की बात भी कही है। निश्चित रूप से इससे नए मतदाता प्रोत्साहित भी होंगे। आपको बताते चले कि पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम से मतदाता काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसा कहना है सीएम धामी का। दरअसल सीएम धामी ने भी मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे और उस कार्यक्रम को सुना भी और उनके साथ में तमाम लोग भी उपस्थित रहे। तो उन्होंने साथ में कहा कि मन की बात से मतदाता ज्यादा प्रभावित होंगे और जो भी युवा मतदाता है वो पहली बार मतदान करने वाला है, जिसको लेकर लगातार मतदाता प्रोत्साहित भी होंगे और अपना प्रतिनिधि भी चुनेंगे। देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और जिसको लेकर सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस बीच एसएसपी अजय सिंह ने भी बताया कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। जहां एक और पुलिस बल जगह जगह पर तैनात किया गया है, तो वहीं ट्रैफिक को लेकर भी डायवर्ट भी किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के भीतर और बाहर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कल से जो है विधानसभा का बजट सत्र आउट हो रहा है और इसमें मेन जो पुलिस की व्यवस्था रहती है वो विधानसभा के जो बाहरी एरिया है उसमें जो है पुलिस व्यवस्था रहे, क्योंकि बहुत सारे जुलूस धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोग वहां पहुंचते हैं अपनी बातों को लेकर। हमारे जो अलग अलग 7 बैरियर्स बने हैं उन बैरियर्स पर ही जुलूस को रोक लिया जाता है किसी भी दिशा से आ रहा है।
और फिर वहीं पर उनका ज्ञापन ले लिया जाता है। कभी कभी अति उत्साह में बहुत लोग कुछ गेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सभी हमारी गेट ड्यूटी हो चाहे अंदर की ड्यूटी हो, सभी को भली भांति जहां अधिकारियों को ब्रीफ कर दिया गया है। अब इसके बाद मौके पर समस्त पुलिस बल। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जहां पर एक ओर संगठन स्तर पर तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की 5 लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी कहा कि प्रत्याशियों का चयन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, लेकिन उससे पहले हमारी प्रदेश स्तरीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से कुछ नाम का चयन करके केंद्र को भेजा जाता है, जिसके तहत 27 फरवरी को देहरादून में राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आहूत की गई। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चयन की घोषणा हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब ये एक प्रक्रिया है कि राज्य में भी एक चुनाव समिति होती है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, यहाँ से भी एक नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय के लिए भेजा जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत हमारी जो राज्य स्तरीय चुनाव समिति है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, उसकी बैठक परसों 27 तारीख को प्रातः 11 बजे है। और उसमें जो नाम आए हैं नीचे से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए हैं, कई लोगों ने स्वयं भी दावेदारी की कि हम भी दावेदारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं और उन सभी के संबंध में राज्य स्तर पर विचार करके परसों नामों का पैनल 5 लोकसभा का बना करके उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या अल्मोड़ा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोर्चा अब गांवों में बस्ती कार्यक्रम के बाद लोगों को चिन्हित कर उन्हें पुरस्कार देंगे। हमारे पास एक बस्ती संपर्क अभियान का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संपूर्ण प्रदेश में एक दिन के अंदर लगभग 7,688 बस्तियों में हम सीधे संवाद करने जा रहे हैं। और इस सीधे संवाद के माध्यम से हम लोग उन अनुसूचित बस्तियों में निवास करने वाले हमारे जितने भी वरिष्ठ जन है, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके संग सीधे संपर्क और संवाद करेंगे। हम उन सभी लोगों में से जो महत्वपूर्ण रूप से समाज के मध्य कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, खिलाड़ी हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, ऐसे लोग को हम लोग जो है पुरस्कृत करने भी हम लोग उन बस्ती में पहुंचने जा रहे हैं। अधिकारियों से चर्चा की गई, वार्ता की गई और तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सक स्वास्थ्य सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। देहरादून के पैसिफिक होटल में आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है और वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत संग स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, एनएचएम निदेशक स्वाति भदौरिया और देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि खबर देहरादून से है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण भी किया गया है और साथ ही बताते चले कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां पर तमाम संख्या में लोग भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया गया और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पर कई लोग मौजूद रहे और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण भी किया गया है। हमारे सीएमओ भी यहाँ पे, बच्चे भी हैं और सारे विभाग के अधिकारी हैं। आज बहुत अच्छा दिन है कि प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए की सौगात आज फिर भारत को समर्पित कर रहे हैं। और अभी कल ही मैं दिल्ली से आ रहा हूं, कल भी प्रधानमंत्री जी का हम लोग के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। आज देश में 3 एम्सों का भी वो उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे राज्य में जनपद उत्तरकाशी का कोरोला हो गया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। काशीपुर की सरजमीन पर हजरत नियाज अली शाह उर्फ बोगो शाह बाबा का सालाना उर्स बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस दौरान उर्स से दूर दराज से आए जायरीनों ने उर्स में शिरकत की है और पिछले 3 दिन से लगातार चल रहे उर्स में कव्वालियों के प्रोग्राम के साथ में चादर पोशी का भी एहतमाम किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि मान्यता यह भी है, जो व्यक्ति भी बाबा के आस्थाने पर आकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगता है, बाबा उसको अवश्य पूरा करते हैं। बाबा ने आस्थाने पर दर्शकों से उर्स का एहतमाम किया गया है और उर्स के मौके पर जायरीनों और स्थानीय जनता के लिए बेहतरीन लंगर का भी इंतजाम कमेटी की ओर से किया जाता है। और साथ ही आपको बताते चले कि उर्स के समापन के दौरान कुल का एहतमाम किया गया और कुल शरीफ के बाद में मुल्क के अमानो अमन के लिए दुआएं खैर भी की गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें काशीपुर की हैं, जहां पर सालाना उर्स पर चादर पोशी का कार्यक्रम रखा गया और यहां पर उर्स का अब समापन भी हो चुका है। आपको बता दें कि जायरीनों ने उर्स की भी शिरकत की है, जहां पर दुआएं भी मांगी गई हैं और साथ ही सालाना उर्स पर चादर पोशी भी की गई है। जायरीनों में उर्स की शिरकत भी की और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर सालाना उर्स पर चादर पोशी भी की गई। इस कार्यक्रम में कई लोग भी मौजूद रहे हैं और लोगों ने अमन चैन की दुआ भी मांगी है। सरकार नियाज अली शाह और बोगे शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का काशीपुर की सरजमी अली खां में 124वां सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से मलंग और उलमाए किराम आते हैं, जो कि मिलाद शरीफ से शुरू होकर के कुरान खानी से और कुरान खाली किया दुआओं के साथ में कुल शरीफ का समापन होता है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ बैस का एक तरीके से दरिया लुटता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही दरबार ऐसे माशाल्लाह पहुंचे हुए दरबार हैं कि हजरत सैयदना बोगे शाह बाबा, रहमत शाह बाबा, और इसके बाद कुल शरीफ में हम सब ने मिलकर हिंदुस्तान के चैन और अमन के लिए दुआएं खास की कि हमारे हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत कायम रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बाबा बोगे शाह बाबा रहमत शाह के जाने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं और दूर दराज से यहाँ पर तमाम लोगों ने शिरकत की और बहुत ही उम्दा प्रोग्राम। और मैं तो
कमेटी के जो हमारे लोग हैं, अतुल भाई, रफी भाई, सरताज भाई हैं, हाजी शरीफ हैं, हमारे सब लोग हैं, दोनों भाई हैं, शरफ भाई, तमाम लोगों ने, समर भाई ने बहुत मेहनत की है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए दिन रात उन लोगों ने काम किया यहाँ पर और ये बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। तो वहीं त्रिवेणी घाट पर अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से 6 पर्यटक बीच टापू पर फंस गए और आपको बताते चले कि गंगा का जलस्तर कम होने की वजह से सभी पर्यटक गंगा की मुख्य धारा और घाट पर बनी जलधारा के बीच में बने टापू पर पहुंच गए और कुछ ही देर बाद अचानक गंगा का स्तर जो है वो बढ़ा और टापू पर पहुंचे पर्यटक वहां पर फंस गए हैं। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। जल पुलिस के जवानों ने पर्यटकों को रेस्क्यू कर गंगा घाट पर वापस निकाला। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मदद की गुहार लगाई गई और जवानों ने पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया है। दरअसल गंगा का जल स्तर अचानक से बढ़ गया जिसको लेकर 6 पर्यटक 20 टापू में फंस गए और फिर उन्होंने मदद की गुहार लगाई और सुरक्षा पर तैनात जवानों ने पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया है और 6 पर्यटकों को सुरक्षित अब बाहर निकाल लिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि ऋषिकेश से हैं जहां पर मदद की गुहार लगाई गई तो मौके पर पहुंचकर उनका रेस्क्यू किया गया और जवानों ने पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया है और वो सही सलामत गंगा से बाहर निकल आए हैं। आपको बताते चलें कि तस्वीरें ऋषिकेश से हैं जहां पर अचानक से गंगा का जल स्तर उच्च हो गया जिसको लेकर टापू में 6 लोग फंस गए हैं जिनको अब निकाल लिया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर ऋषिकेश से है जहां पर पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही शहर में वीकेंड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता दिख रहा है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। आपको पता चले कि ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान के निर्देश पर सभी मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक
संभालने वाले होमगार्ड्स ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक निरंतर रूप से चलता रहे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने भी बताया कि अभी ट्रैफिक संभालने के लिए सीपीयू की 3 टीमों के साथ में 40 जवान ट्रैफिक की कमान संभाल रहे हैं, जिन्हें ट्रैफिक चलाने के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। भविष्य में और ज्यादा बढ़ाने वाले ट्रैफिक के मद्देनजर हाईवे से अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च अधिकारियों को भी पत्राचार किया गया है, जिससे सकरी सड़क खुली हो जाए और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। ये हमारे वीकेंड पे लेकर हमारी पुलिस तैयार है, ट्रैफिक पुलिस, जिसमें हमारी सीपीयू टीम और हमारे ट्रैफिक के जवान और होमगार्ड के जवान हर चौराहे पर मुस्तैदी के साथ तैयार खड़े हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित ना हो और सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था हमारी चलती रहे। हमारे पास 3 तो सीपीयू की टीमें हैं और 29 हमारे होमगार्ड के जवान हैं और कम से कम 6 हमारे ट्रैफिक के हमारे अपने जवान हैं। टोटल हमारे पास वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं और आवश्यक विषयों की कक्षाएं संचालित न होने और शिक्षकों की कमी के चलते यहां के छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर यहां के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को समय समय पर उठाते रहे, लेकिन उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया जा सका। इसी क्रम में आपको बता दें कि करीब 10 मांगों को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों की अगुवाई में यहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अनशनकारी छात्र मांगे न मानने या यूं कहें डटे रहने की बात भी कर रहे हैं। हमें आज अनशन में बैठे हुए तीसरा दिन है और जो ये हमारी मांग है, ये हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमने शासन प्रशासन को, उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा निदेशक को हमने 5 फरवरी को ज्ञापन दिया था। लेकिन 5 फरवरी के बाद हमने शासन प्रशासन को समय दिया था। समय के बाद हमने फिर से 12 तारीख को शासन प्रशासन को अवगत कराया कि आप जल्द से जल्द मांगे पूर्ण कीजिए। फिर 15 तारीख से भी कोई आश्वासन नहीं आया। फिर 16 तारीख से हमने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 1 हफ्ते हमने क्रमिक अनशन चलाया, उसका भी शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा उस अनशन का। फिर हमने 22 तारीख से, आज हमें तीसरा दिन है, तो तब से हम वो हड़ताल पे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का अभी भी कोई होश नहीं है। कोई सुनने नहीं जा रही है, कोई अभी चेकिंग वगैरह पर आया, कुछ आपको स्वास्थ्य की जांच हो रही है? जी, कल मेडिकल टीम आई थी और उन्होंने स्वास्थ्य का चेकअप किया था, तो उसमें हमारी जो एक साथी थी छात्र संघ उपाध्यक्ष माही वर्मा, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। फिर तहसीलदार महोदय के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ उन्हें जबरन उठा के फिर यहाँ से ले गया और तहसीलदार महोदय ने उच्च शिक्षा अधिकारी से वार्तालाप की, तो उन्होंने ये मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि आपके मांगे पूर्ण हो जाएगी जल्दी। तो वहीं देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी में अनेक अलग अलग वर्गों से आए लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसको लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि आज लगभग 150 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है, जिसमें सारी रीजनल पार्टी को एकजुट करके आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी की जाएगी। लगभग 150 लोगों ने ज्वाइन किया है, अलग अलग दलों से और विभिन्न संगठनों से लोग आए हैं और आज यहाँ पे एक बड़ी ज्वाइनिंग है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव को लेकर के हम सभी लोगों ने एक तैयारी की है और हम लोग सोच रहे हैं कि एक ज्वाइंट फ्रंट, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं इन सबका एक ज्वाइंट फ्रंट बनाया जाए और लोकसभा चुनाव में इसको लेकर के हम लोग उठे। तो वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगह पर आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान सूरज राजभर और कृष्णा देवी को 2 पेटी शराब सहित गिरफ्तार किया गया है, जबकि विनोद बिष्ट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने भी बताया कि शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। शराब के खिलाफ चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।